बेसिक इंग्लिश ग्रामर की आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव को और उसके बाद वर्ब को। एडजेक्टिव और वर्ब इन दोनों को आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। ध्यान सुनेंगे तो चीज़ों को समझ पाएंगे। यदि आज आप पहली बार इस ग्रामर की क्लास में आए हैं तो इसके पहले की क्लास को आप अटेंड करिए। एक प्रॉपर वे में यदि आप सीढ़ी को चढ़ेंगे तो एक एक करके चढ़ते जाएंगे। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेष का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की विशेषता को बताना। एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। किसकी विशेषता को बताता है? जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। फिर से ध्यान सुनिए, एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। मतलब यदि ऐसा कोई भी आपको वर्ड मिला जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेष रूप से बताए, मतलब उसकी विशेषता को बताए, तो आप जान जाइए कि वह एक एडजेक्टिव है। अब यदि आपको नाउन और प्रोनाउन नहीं पहचानने आ रहा है, इसका मतलब आपने इसके पहले का क्लास स्किप किया है। पहले इसको अटेंड करिए तो नाउन और प्रोनाउन पहचानना आ जाएगा। और यदि नाउन और प्रोनाउन पहचानना आ गया तो आप उसकी विशेषता बताने वाले शब्द को भी पहचान लेंगे। जैसे अब कुछ एडजेक्टिव के नाम, जैसे रेड हो गया, कलर के नाम हो गए, जितने भी कलर के नाम हैं, गुड मैनर हो गया, बैड ये भी मैनर है, स्ट्रॉन्ग, स्वीट, बिग, शॉर्ट हो गया, काइंड हो गया, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी होते हैं एडजेक्टिव। चलिए इन वाक्यों को देखें और समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से। तो मोहन इज टाल। मोहन इज टाल, मोहन लंबा है। अच्छा, मोहन नाउन है। मोहन कैसा है? मोहन लंबा है। तो टाल का मतलब समझ में आया? टाल का मतलब लंबा है। अब यदि मोहन लंबा है तो मोहन के विषय में बताया गया ना कि मोहन लंबा है, तो इसका मतलब नाउन के विषय में बताया गया। मोहन एक नाउन है, नाउन के विषय में बताया गया कि मोहन जो है लंबा है। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। ठीक है, यहां पर है हिज कार इज रेड। उसकी जो कार है ना वो रेड है। उसकी कार कैसी है? रेड है। तो ये जो रेड वर्ड है वो हो गया एडजेक्टिव। कैसे पता चला हमको? क्योंकि ये जो कार है वो तो नाउन है, इतना तो पता ही होगा। और नाउन के विषय में विशेषता बताई जा रही है कि कार जो है वो लाल है, रेड है, इसलिए एडजेक्टिव। राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। पहली बात तो ये कि ये जो बॉय है वो कैसा है? गुड है। कैसा है? गुड है। इसका मतलब ये जो बॉय है ये नाउन होता है और नाउन के विषय में जो बताएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। उसकी विशेषता को बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। ही इज काइंड, वह दयालु है। और ये दयालु कौन है? दयालु ही है। अब ये जो ही है ये एक प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। इसका मतलब प्रोनाउन के विषय में विशेषता बता रहा है कि वो दयालु है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं आपको, जो सेंटेंस दिए गए हैं, इन वाक्यों में टाल, रेड, गुड और काइंड एडजेक्टिव है। टाल से मोहन की, है ना, कार की जो है वो रेड से, गुड से बॉय की और काइंड से ही का विशेषता प्रकट होती है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ एडजेक्टिव्स दिए जा रहे हैं जो आपको याद रखना है हमेशा। ये जितने भी आपके नीचे वर्ड लिखे गए हैं ये सभी के सभी क्या है? एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव आपको याद होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो सबसे पहले है गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा। गुड का मतलब होता है अच्छा। बिग का मतलब BIG, बिग का मतलब बड़ा। TALL, टाल का मतलब लंबा। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। हैप्पी का मतलब प्रसन्न। रिच का मतलब धनी। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। कोल्ड का मतलब ठंडा। फैट मतलब मोटा। ईमानदार का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। यंग मतलब होता है युवा। न्यू का मतलब होता है नया। काइंड का मतलब होता है दयालु। स्वीट का मतलब होता है मीठा। सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम। और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। डर्टी मतलब गंदा। वाइट मतलब उजाला, वाइट मतलब उजाला या सफ़ेद। रेड का मतलब होता है लाल। ब्लू का मतलब होता है नीला। बैड का मतलब होता है खराब। और स्मॉल मीन्स क्या होता है? छोटा। शॉर्ट का मतलब भी होता है छोटा।
शॉर्ट मतलब भी छोटा होता है और स्मॉल मतलब भी छोटा होता है। अगली का मतलब क्या होता है? कुरूप होता है। अगली का मतलब जो ब्यूटीफुल ना हो उसे अगली कहते हैं। सैड का मतलब उदास, पुअर गरीब, हॉट गरम, थीन का मतलब पतला होता है और डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। आगे बढ़ते हैं। ओल्ड का मतलब बूढ़ा भी होता है और ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है। क्रूएल का मतलब होता है क्रूर, है ना। बिटर का मतलब तीखा, हार्ड का मतलब कड़ा, वीक का मतलब कमजोर, क्लीन का मतलब क्या होता है? साफ, और ब्लैक का मतलब काला, ग्रीन का मतलब हरा, ब्राउन का मतलब भूरा। मतलब कलर्स के जो नेम हैं वो सभी क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। चलिए एक बात याद रखिए कि यदि हम लोगों को एडजेक्टिव पहचानना हो तो कैसे पहचाने। यदि आपको कोई भी वर्ड दिया जा रहा है जो कि आपको पहचानना है कि ये वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है या नहीं है, ऐसे केस में बस एक काम करिए कि इस एडजेक्टिव के बाद कोई भी एक नाउन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? नाउन जोड़ दीजिए। तो आपको देखिए क्या उसका सेंस निकल रहा है क्या। जैसे इसी में से कोई ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ब्लैक लिया, क्या आपसे पूछा गया कि बताइए जो ब्लैक है वो एडजेक्टिव है कि नहीं है। तो इसके बाद एक हम लगा देते हैं ब्लैक, कुछ भी लगा दीजिए, पेन लगा दीजिए, ब्लैक पेन। अच्छा ब्लैक पेन, ये पेन क्या है? नाउन है, और नाउन के विषय में बताया क्या जा रहा है कि ब्लैक है, तो हो गया ये एडजेक्टिव है। यदि आपसे कहा गया कि ब्लैक बताइए एडजेक्टिव है कि नहीं है, आपने कार लगा दिया तो कार के विषय में भी तो बताने लगा। मतलब ये है कि आपको कोई भी एडजेक्टिव पहचानना हो तो आप उसके बाद नाउन लगा दीजिए, आपको पता चल जाएगा यदि उसके विषय में विशेषता बताई जाने लगी। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज नंबर 15 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको बस एक काम करना है, यदि आपने पीछे जितने भी वर्ड दिए गए हैं उनको अच्छे से पढ़ें और याद कर लें। उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करना है? यहाँ पर क्या करना है, जितने भी एडजेक्टिव हैं इनको सर्कल करना है। क्या करना है? सर्कल। सबसे पहले आई हैव रेड पेन, तो पेन के विषय में बताया जा रहा है कि पेन कैसा है? रेड, तो ये रेड वर्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। बस सर्कल कर दीजिए। सीता इज पुअर, सीता गरीब है, तो ये पुअर वर्ड मतलब किसके लिए आ रहा है? सीता के लिए, नाउन के लिए, तो पुअर आपका क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पर है इट इज कोल्ड वाटर, तो वाटर कैसा है? कोल्ड है, ठंडा है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पर गुड एडजेक्टिव है, गुड मतलब अच्छा। बैड का यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पर गुड एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर फैट, क्योंकि फैट का मतलब होता है मोटा, मोहन इज वेरी फैट, मोहन बहुत मोटा है ना। काइंड एडजेक्टिव है यहाँ पर, बिग एडजेक्टिव है। आई हैव एन ओल्ड कोट, तो यहाँ पे ये जो कोट है ये आपका क्या है? नाउन है, तो इसको नाउन को सर्कल नहीं करना है, ये आपका नाउन है। तो सर्कल किसको करना है? ओल्ड को, क्योंकि यहाँ पे ये पुराना क्या है? कोट है। आगे कहा गया है द शर्ट इज वाइट, तो वाइट मतलब आपका शर्ट जो है वो कैसा है? वाइट है, मतलब ये आपका एडजेक्टिव हो गया और शर्ट आपका नाउन है। इसी तरीके से आपके यहाँ पर जो आगे दिए गए हैं सभी एग्जाम्पल्स को आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? ठीक, तो एडजेक्टिव के विषय में बेसिक नॉलेज हम लोगों को इतना ही पढ़ना है। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब मतलब क्या? वर्ब वह शब्द है जिससे किसी काम के करने की दशा या स्वामित्व का बोध होता है। अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजेशन। स्टेट और पोजीशन मतलब किसी काम के एक्शन को दिखाया जाएगा या उसके पोजीशन को दिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पर है कि गोपी प्लेस, क्या लिखा हुआ है? गोपी प्लेस मतलब गोपी खेलता है। क्या है गोपी प्लेस का मतलब? गोपी खेलता है, गोपी खेलता है। यदि गोपी खेलता है तो आपको यहाँ पर गोपी के विषय में बताया गया कि वो क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो खेलता है, ये एक्शन कर रहा है, खेलने का एक्शन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये जो प्लेज है ये आपका वर्ब है। राम इज इल, राम बीमार है। अब तो इल आप पकड़ ही लेंगे क्या है, लेकिन यहाँ पे ये जो इज है वो क्या है? एक वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट को दिखा रहा है, राम क्या है? बीमार है, और राम बीमार है ये आपको एक्शन नहीं दिखा रहा, ये स्टेट दिखा रहा है कि राम जो है वो बीमार है। राधा हैज अ डॉल, यहाँ पर ये पोजीशन है। क्यों पोजीशन है? क्योंकि राधा के पास क्या है? एक डॉल है। तो यहाँ पे ये जो हैज है ये क्या है? एक वर्ब है। तो इसी तरीके से इन वाक्यों में प्लेज, इज और हैज वर्ब्स हैं। प्लेज से खेलने का कार्य, इज से बीमार होने की दशा मतलब स्टेट, और हैज से किसका पता चल रहा है? पोजीशन का।
स्टेट का पता स्वामित्व का पता चल रहा है। तो इस तरीके से आपको पता करना है। अब हम लोग कुछ वर्ब के विषय में पढ़ेंगे और इनको बिल्कुल याद रखना है कि हाँ ये वर्ब्स होते हैं और इनका हिंदी में अर्थ ये होता है। जैसे ईट का मतलब होता है खाना, ईट का मतलब क्या होता है खाना। रीड का मतलब क्या होता है पढ़ना। गो का मतलब जाना, ड्रिंक TRINK ड्रिंक मीन्स पीना। गिव मतलब देना, DO डू मतलब करना। जंप का मतलब होता है कूदना। रन का मतलब होता है दौड़ना। कम का मतलब होता है आना। लिव का मतलब LIVE लिव का मतलब रहना। LOVE लव का मतलब प्यार करना। सेल का मतलब SELL सेल मतलब बेचना। प्ले मतलब खेलना। सिंग मतलब गाना, सिंग मतलब कहता है गाना। वीप मतलब रोना। टीच का मतलब पढ़ाना। लाफ मतलब हंसना। बाई मतलब खरीदना। डांस मतलब नाचना। डाई मीन्स मरना। सी मीन्स देखना। राइट मीन्स लिखना। वॉक मीन्स टहलना। और टॉक मीन्स क्या होता है बात करना। इसके अलावा टेक मीन्स लेना। स्लीप मीन्स सोना। नो मीन्स जानना। वर्क मीन्स काम करना। सीट मीन्स बैठना। बीट मीन्स पीटना। हेल्प मीन्स मदद करना। गेटअप मतलब जागना। और शो का मतलब होता है दिखाना, शो का मतलब दिखाना। तो ये कुछ वर्ब हैं और इन वर्ब को आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि ये जितने भी आपने वर्ब पढ़ा ना ये सभी एक्शन वर्ब हैं। क्या है एक्शन वर्ब। अब हम लोग कुछ ऐसे वर्ब की बात कर लेते हैं जो आपके स्टेट और पोजीशन को दिखाते हैं, है ना। अब यहाँ पे ये वर्ब भी आपको याद रखने हैं। ये जो हैं सभी के सभी वर्ब हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉच, वर, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट। ये जितने भी हैं ये सभी के सभी वर्ब कहलाते हैं। अब आपको वर्ब के विषय में पता चल गया। तो इस एक्सरसाइज में आपको यही पता करना है कि बताइए कि कौन कौन से वर्ब हैं। और जब आप वर्ब को ढूंढ ही रहे हैं तो आप ये भी जरूर ढूंढिए कि उसका अर्थ क्या होगा। यदि एक्शन वर्ब है तो अर्थ निकल 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 जाएगा। जैसे यहाँ पे है आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, तो रीड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्ब हो गया, क्योंकि आई रीड मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने का काम कर रहा हूँ, एक्शन वर्ब। सी लॉफ वो हंसी का मतलब क्या, ये वो हंसी इसका मतलब वो हंसने का एक्शन कर रही है। यू कैन डू तुम कर सकते हो, यहाँ पे डू जो है ये भी वर्ब है, डू मतलब करना, और कैन जो है ये भी वर्ब है। एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है, जिसके विषय में आगे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। आर यू रेडी, आर भी एक वर्ब है। ही इज रेडी, इज वर्ब है। यहाँ पे टू और सेल वर्ब है और गो भी वर्ब है। इज और रीडिंग वर्ब है और यहाँ पे लव्स जो है वो वर्ब है। इसके बाद आगे देखें तो अब यहाँ पर इन एक्सरसाइज में आपको पहचानना है, क्या पहचानना है कि कौन कौन से वर्ब हैं। 1 से लेकर 15 तक आप अपने से करेंगे। 16 से देखिए यहाँ पे कुड और स्विम ये दोनों के दोनों क्या हैं आपके वर्ब हैं। कैन और रीड, मस्ट, गो, डिड और यहाँ पे एम ये क्या है वर्ब है। ठीक है, अब आपको अपने से यहाँ पर जो क्वेश्चन छूटा हुआ है उसको अपने से सॉल्व करेंगे। चलिए अब लोग हम जानते हैं हम लोग कि मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, यही तो आपको पहचानना है। ठीक है, मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं इसको ध्यान से देखिए। वाक्यों के प्रयोग के आधार पर हम लोग वाक्यों के जो प्रयोग करते हैं ना उसके आधार पर हम लोग वर्ब को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मेन वर्ब, इसी मेन वर्ब को कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब। और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा क्या है हेल्पिंग वर्ब। तो पहले मेन वर्ब को पढ़ते हैं। मेन वर्ब क्या होता है, जो वर्ब वाक्य में मुख्य काम करती है वो मेन वर्ब होती है। मतलब जो मेन वर्क करती है वो मेन वर्ब कहलाती है, जो मेन वर्क करे वो मेन वर्ब कहलाएगा। ठीक है, द वर्ब विच इज ऑफ मेन इंपॉर्टेंस इन द सेंटेंस इज कॉल्ड द मेन वर्ब। जैसे आई रीड मैं पढ़ता हूं, अब आपको हिंदी तो याद होना चाहिए जो अभी आपने वर्ब देखा। तो आई रीड मैं पढ़ता हूं, आई रीड का मतलब क्या, मैं पढ़ता हूं। तो यहाँ पे मेन काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट आई क्या कर रहा है पढ़ने का, तो ये आपका मेन वर्ब हो गया। आई एम रीडिंग मैं पढ़ रहा हूं, अच्छा मेन काम क्या है, मेन काम क्या है, मेन काम है पढ़ने का, तो रीडिंग जो होगा वो मेन वर्ब हो जाएगा। सी वेंट ये आपका मेन वर्ब हो गया।
ही विल डू, वह करेगा, करने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे ये आपका मेन वर्ब हो गया। आई एम रेडी, आई एम रेडी, यहाँ पे देखिए ये तैयार होना, रेडी जो है वो क्या है, तैयार होना, लेकिन यहाँ पे जो मेन वर्ब का काम कर रहा है वो क्या है, एम है। ठीक है, यहाँ पे रेडी तो एडजेक्टिव हो गया ना, आई के लिए आया है कि वो तैयार हो रहा है, उसकी विषम विशेषता बता रहा है, लेकिन दे वर एब्सेंट, वो एब्सेंट थे, तो यहाँ पे ये जो वर है ये भी मेन वर्ब हो जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जो मेन वर्ब होते हैं, यदि कोई अकेला इज एम आर वाज वर में से कोई अकेला आता है तो वो आपका क्या होता है, मेन वर्ब होता है, और नहीं तो जो मेन काम किया जा रहा हो वो आपका मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है भाई, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो टेंस, वॉइस या मूड इत्यादि में प्रधान की क्रिया की सहायता करती है वो हेल्पिंग वर्ब। सिंपल सा चीज़ है, जो एक्शन वर्ब की सहायता के लिए आता है वो हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्प के लिए आता है। अ हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस, वॉइस और मूड। मतलब चाहे वो टेंस हो, चाहे वो पैसिव एक्टिव वॉइस हो, आपको यदि कहीं पर भी मेन वर्ब की सहायता करने के लिए, मेन वर्ब की सहायता करने, किसके लिए, मेन वर्ब जो अभी आपने पढ़ा ना, मेन वर्ब की सहायता के लिए क्या आता है, मेन वर्ब की सहायता के लिए आता है हेल्पिंग वर्ब। चलिए इसको थोड़ा सा एक बात समझिए, आपके हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखिए, आपको चीज़ें थोड़ा सा स्पष्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब में आपका आता है इज, एम, आर, वॉच, वर, इसको वर पढ़ते हैं, वेयर नहीं पढ़ना है। इसके अलावा क्या क्या आएगा, डू, डज और डिड। इसके अलावा हैज, हैव और हैड। ठीक है, ये होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब, ये क्या होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब। लेकिन कब, यदि ये अकेले आ गए, कैसे आ गए, यदि ये अकेले आ रहे हैं किसी भी सेंटेंस में, अकेले आ रहे हैं तो ये कहलाएंगे मेन वर्ब। क्या कहलाएंगे, मेन वर्ब। लेकिन यदि ये अकेले नहीं आ रहे हैं, यदि ये अकेले नहीं आ रहे हैं, इसके बाद वर्ब की कोई फॉर्म है, या वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, या वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी का मतलब, जैसे फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या, गो, सेकेंड फॉर्म का मतलब क्या, वेंट, और थर्ड फॉर्म का मतलब क्या, थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, गॉन। लेकिन ये आईएनजी फॉर्म का मतलब क्या हो गया, आईएनजी फॉर्म का मतलब हो गया गोइंग। तो ये मतलब आपको ऐसा दिखे, इज, एम, आर, इनमें से यदि अकेले दिख जाए तो ये मेन वर्ब होते हैं, यदि अकेले नहीं है तो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। सिंपल सा चीज़ें ऐसे से याद रखिए। चलिए अच्छा, मैं आपसे पूछूँ, यहाँ पे एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है कि क्या है, मेन वर्ब? नहीं, देखिए यहाँ पे ना आई एन जी वाला आया है फॉर्म, ये देखिए आई एन जी वाला फॉर्म आया है, इसका मतलब ये मेन वर्ब है, लेकिन ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे कैन आया है, कैन आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, और डू आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। इसके अलावा है ना कुछ होते हैं, जैसे कैन, कुड, सैल, शुड, है ना, विल, वुड, विल हो गया, वुड हो गया। ये सभी जो होते हैं इनको हम लोग कहते हैं मॉडल। क्या कहते हैं, मॉडल कहते हैं, इनको हम लोग मॉडल कहते हैं। और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब, ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं। ये कभी मेन वर्ब का काम नहीं करते। यदि आपको कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, मे, माइट भी होता है, बहुत सारे 13 होते हैं, मे हो गया, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इज आया है, तो इज के बाद क्या आया है, आई एन जी फॉर्म आया है, तो ये आपका मेन वर्ब हो गया, ये इज आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। दे शुड, अच्छा शुड आया है, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। इस तरीके से आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि यदि वाक्य में एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब कहलाएगा। जैसे अब देखिए यहाँ पे आपने हेल्पिंग वर्ब की संख्या जो है वो जान लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं ये। अब यहाँ पर, यहाँ सैल से लेकर
कहाँ से लेके, शैल से लेकर शैल, शुड, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, विल, वुड, ऑट, नीड, डेयर, यूज टू, ये यूज टू एक ही में है। जितने में ये अंडरलाइन किए हैं ये हमेशा क्या रहेंगे, हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, कभी भी ये मेन वर्ब का काम नहीं करते हैं। लेकिन अब इस नोट 1 पे ध्यान दीजिए कि इनमें से इनको छोड़कर यदि इनमें से जितने मैंने लाइन में कर दिए हैं, अंडरलाइन में किए हैं, उसको देखिए ध्यान से, और जो येलो कलर से हैं, जो येलो कलर से किए गए हैं वो मेन वर्ब का काम कर सकते हैं। लेकिन कब, जब ये अकेले आए। कब करेंगे, जब ये अकेले। देखिए यदि किसी वाक्य में एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब होता है। जैसे आई एम अ बॉय, तो एम अकेले है ना, मेन वर्ब हो गया। सी इज इल, इज अकेला है, मेन वर्ब हो गया। ही हैज अ कार, ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ही वेंट, अच्छा इसमें कुछ आया क्या, इसमें से कुछ आया नहीं, तो मतलब ये आपका मेन वर्ब है, अकेले भी आया है। आई डिड इट, यहाँ पे डिड अकेले आया है तो मेन वर्ब। तो इसका मतलब आपको हमेशा याद रखना है कि यदि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में वर्ब अकेला आया है तो वो हमेशा मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 होती है और इनमें से कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों प्रकार से अलग अलग वाक्यों में किया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग वाक्यों में किया जा सकता है। जैसे आई एम अ बॉय, यहाँ पे एम बस अकेले आया है तो यहाँ पर ये क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। लेकिन यहाँ पे आई एम भी आया है और रीडिंग भी आया है, तो एम जो हो जाएगा वो आपका हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग जो हो जाएगा वो आपका मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे देखें तो हैज की बात यदि करें तो यहाँ पर हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। यदि आपको ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो हैज आया है वो आपका अकेले है, और यदि अकेले है तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। लेकिन यही हैज यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये 100% श्योर है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और ये मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया, मेन वर्ब। आई डिड इट, डिड यहाँ पर अकेले आया है, जब अकेले आया है तो मेन वर्ब, और लेकिन यहाँ पे डिड के साथ गो आया है तो गो आपका मेन वर्ब हो गया, लेकिन ये डिड आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए जो अभी को बताया गया है। लिखा है कि यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब्स एक साथ प्रयुक्त हैं तो सबसे अंत में आने वाला जो वर्ब होगा वही मेन वर्ब कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आई हैव बीन रीडिंग, तो यहाँ पर ये जो हैव है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, जो बीन है वो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अंत में सबसे क्या आया है, आईएनजी फॉर्म। जिसके अंत में आईएनजी लगा होता है उसे हम लोग आईएनजी फॉर्म कहते हैं, और ये आपका हो गया मेन वर्ब जो सबसे अंत में। यहाँ पे आई हैव बीन, बस यहाँ पे बीन आया है तो बीन आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, और ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे आया है आई हैव अ कार, एक ही वर्ब है तो ये आपका मेन वर्ब हो गया, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं। ठीक है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज नंबर 17 में लिखा हुआ है कि इन वाक्यों में प्रयुक्त मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। जैसे जो मेन वर्ब होगा उसमें आप m.v लिखिए, मेन वर्ब का शॉर्ट फॉर्म, और जो हेल्पिंग वर्ब है उससे आप h और v लिखिए। बस आपको अंडरलाइन करना है कि कौन सा मेन वर्ब है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, उसके नीचे लिखिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स में ही इज अ बॉय लिखा गया है, तो ये जो इज है ये अकेले है तो मेन वर्ब। यहाँ पर इज अकेले नहीं है क्योंकि इसके बाद ईटिंग आया है। क्या आया है, ईटिंग, तो ये आपका मेन वर्ब हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। जैसे अब इस वाले एग्जाम्पल में देखिए आई एम हैप्पी, तो आई एम अकेले आया है तो ये क्या हो गया, मेन वर्ब। यहाँ पे आई एम अ बॉय, यहाँ पर भी अकेले आया है, मेन वर्ब। आई एम देखिए आई एन जी आ गया प्लेइंग, तो ये मेन वर्ब है, लेकिन ये हो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। ही इज रेडी, यहाँ पर ये आपका क्या है, मेन वर्ब है, अकेले आया है। ही इज वर्किंग, ये इज जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है और वर्किंग आपका मेन वर्ब है। हैज अकेले आया है तो मेन वर्ब हो गया। हैज
यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, क्यों? क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब ईटेन आया है। ईटेन, ईट का मतलब खाना होता है, और जो ईट का मतलब खाना होता है वो एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब हमेशा मेन वर्ब ही होता है, कभी भी वो हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कि जब जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये जितने भी वर्ड आपको याद करने के लिए दिए, ये जो आपने वर्ब याद किया, ये याद रखें कि ये हमेशा क्या होते हैं? मेन वर्ब ही होंगे। क्या होंगे? मेन वर्ब होंगे। ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होते। मतलब ये आपको कहीं पर भी दिख गया ना, तो आंख बंद करके ये समझ लीजिए कि ये क्या है? मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे क्रम में एक्सरसाइज में सॉल्व करते हैं। आई हैड अ कार, हैड अकेले आया है तो मेन वर्ब, यहाँ पर हैड है लेकिन इसके बाद ईटेन है, तो यहाँ पे हैड क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा। ये कैन, मस्ट, विल, ये कभी भी मेन वर्ब हो ही नहीं सकते, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब तभी आता है जब उसके साथ एक मेन वर्ब आया हो। हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले नहीं आता है, यदि अकेले आ गया तो वो मेन वर्ब बन जाता है। यहाँ पर ये वॉच मेन वर्ब है, यहाँ पर ये वॉच हेल्पिंग वर्ब है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब के रूप में आया है। यहाँ पे लॉफ्ट वर्ब की सीधे सेकेंड फॉर्म आ गई है जो कि मेन वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर भी ये मेन वर्ब है, अकेले आया है। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गो मेन वर्ब है। यहाँ पर हैव बीन ईटिंग, तो ये आपका क्या है? ये आपका मेन वर्ब है, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। जो सबसे अंत में आता है वहीं आपका सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब होता है। उसके बाद क्या है? आई हैव बीन इल, तो हैव आपका हेल्पिंग वर्ब और बीन आपका मेन वर्ब। ये आपका हैव अकेले आया है तो ये सीधे क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से देखिए ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। बेसिक चीज़ें हमने देखा, अब थोड़ा सा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के विषय में भी जान लेते हैं। याद रखिए कि यदि आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, कोई भी यदि आप सेंटेंस लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब को लिखते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। इस कंडीशन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन, या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन। वर्ब को हमने अभी पढ़ ही लिया। अब यहाँ पर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है इसको ध्यान से देखिए। इसको हिंदी में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब जिसके बाद कर्म का प्रयोग हुआ हो, मतलब द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट प्रयोग हुआ हो। मतलब ये कहने का सेंस ये है कि यदि कोई वर्ब आया है, यहाँ पर देखिए, यदि कोई वर्ब है और इसके बाद यदि ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। यदि ऑब्जेक्ट आया है, यदि ऑब्जेक्ट आया है तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन यही स्ट्रक्चर यदि आपका क्या बन जाए? सब्जेक्ट हो और इसके बाद वर्ब तो आया हो, लेकिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना होकर कोई और भी वर्ड आ गया, उससे नहीं दिक्कत है। लेकिन ऑब्जेक्ट यदि नहीं आया है, ऑब्जेक्ट नहीं आया, यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट आया है, यदि ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो ये क्या बन जाएगा फिर? तो ये बन जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इनट्रांजिटिव वर्ब। तो यही आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेंटेंस के बनावट के आधार पर आपको पता करना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, मैंने क्या खाया? आम। अब यहाँ पे वॉट लगाने से ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट यदि आपको पता करना है तो आप मेन वर्ब में क्या लगा दीजिए? क्या वर्ड। जो भी मेन वर्ब हो उसमें क्या लगाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वही आपका होता है ऑब्जेक्ट। जैसे आई ईट, यहाँ पर देखिए आई ईट अ मैंगो, तो यहाँ पर ईट का मतलब क्या होता है? खाना। तो मैंने क्या खाया? मैंगो खाया। तो ये जो मैंगो आया ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, और यदि ये ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। आई रीड दिस बुक, रीड मतलब पढ़ना, मैंने क्या पढ़ा? जो पढ़ना, यही तो मेन वर्ब है। अब आपको मेन वर्ब तो पहचानने आता ही होगा। यदि ये मेन वर्ब है रीड, तो आप क्या पढ़े हैं? दिस बुक, यह बुक, मतलब ये ऑब्जेक्ट है। और यदि ऑब्जेक्ट आ गया तो ये जो वर्ब है ये कैसा वर्ब है? ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। आई लव यू, लव करता हूँ किससे? तुमसे। यदि लव करता हूँ तुमसे तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और यदि ऑब्जेक्ट आ गया तो लव जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा।
दे हेल्प अस, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, है ना। किसकी मदद की आपने? अस, हमारी मदद की। तो यहाँ पर उन्होंने किसकी मदद की? हमारी। तो यहाँ पर ये जो अस है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और यदि ऑब्जेक्ट आया तो हेल्प आपका क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। ही नोज, वो जानता है। क्या जानता है? यह जानता है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसका मतलब ये है, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है नोज। आई लाइक रेड पेन्स, मैं लाइक करता हूँ क्या? रेड पेन्स। तो क्या पसंद करते हैं? रेड पेन्स। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइक है ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि रेड पेन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको समझ में आया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब कैसे पहचानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, ऐसे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग ही नहीं होता। ऐसे वर्ब के बाद क्या नहीं होता है? ऐसे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग ही नहीं होता। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, ईट, मैंने खाया। क्या खाया? पता ही नहीं चला क्या खाया। इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये ईट क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक। वी गो टू स्कूल, वी गो टू, हम लोग जाते हैं। क्या जाते हैं? कहाँ जाते हैं नहीं पूछा गया, कहाँ जाएंगे तो आप पता चल जाएगा कि ये स्कूल जाते हैं, लेकिन क्या जाते हैं कुछ आंसर आया नहीं, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। आई एम लॉफिंग, मैं हंस रहा हूँ। आई एम लॉफिंग, हंसना, ये मेन वर्ब है। इसमें आप लगाइए क्या? लॉफिंग में हंस रहा हूँ, क्या रहा हूँ, क्या हंस रहा हूँ। अब क्या हंस रहा हूँ, कोई रिप्लाई ही नहीं बनता, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। उसी तरीके से आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ता हूँ। क्या दौड़ता हूँ? तेज। तो यहाँ पर ये फास्ट जो होता है वो एडजेक्टिव है, ये रन सॉरी एडवर्ब है, क्योंकि ये रन की विशेषता को बता रहा है। इसका मतलब ये एडवर्ब हो गया, और ये एडवर्ब के विषय में इसके बाद वाले क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और जहाँ पर भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो, और वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसे, इस वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? फिर वो वर्ब हो जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। ठीक है। अब एक बात याद रखिए कि बहुत से लोग ये समझते हैं ना कि ईट, जैसे यहाँ पे ईट हो गया और उसके पहले बीट है जो रीड है, ये क्रिया जो होता है इनका प्रयोग हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब की तरह ही होगा। लेकिन आप याद रखिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक वर्ब के बाद कर्म मतलब ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा, तब तक उस वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहेंगे। दूसरी बात ये याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दो चीजें होती हैं। एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट जो वर्ब के बाद आता है, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट जो वर्ब के बाद आता है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट और इन दोनों में डिफरेंस होता है। यदि ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट आए या ना आए, लेकिन यदि आया है तो कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पूरक, मतलब किसी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा ना उसको पूरा करेगा या उस वर्ब को पूरा करेगा। मतलब आपको ये याद रखना कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो वो ऑब्जेक्ट का होना चाहिए, लेकिन पूरक का नहीं हो सकता, मतलब कॉम्प्लीमेंट का नहीं हो सकता। सीधी सी बात है। चलिए ठीक है, समझ में आया होगा। अब इन वाक्यों से समझते हैं इन बातों को जो अभी मैंने आपको बताया। यहां पर ध्यान से देखिए कि जो ऑब्जेक्ट होता है और जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें अंतर होता है। क्या कि ये ऑब्जेक्ट का रहना आवश्यक है, किसके लिए? यदि वो ट्रांजिटिव वर्ब है तो, कॉम्प्लीमेंट का जरूरी नहीं। देखिए अब यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के बीच डिफरेंस यहाँ पर है। आई ईट, मैंने खाया। क्या खाया? नहीं पता चला। लेकिन आई ईट अ मैंगो, मैंने क्या खाया? पता चल गया, मैंगो। मतलब यहाँ पे ईट ट्रांजिटिव वर्ब है और यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। आई ईट ऑन द टेबल, आई ईट मैंने खाया। क्या खाया? क्या खाया? पता नहीं चला। लेकिन ये जरूर पता चल गया कहाँ खाया? ऑन द टेबल। तो कहाँ का रिप्लाई नहीं लेना है, ऑन द टेबल। इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है आपका? कॉम्प्लीमेंट, पूरक है ना। लेकिन यहाँ पर है आई ईट, क्या खाया? क्या खाया? राइस। तो ये आपका पता चल गया कि ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। ही रीड्स, वह पढ़ता है। क्या पढ़ता है? बिल्कुल नहीं पता चला कि क्या पढ़ता है। ही रीड्स
फास्ट, वो तेज पढ़ता है, वो तेज पढ़ता है। तो ये जो फास्ट है ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। यहां पर देखिए ही रीड्स क्या पढ़ता है, एक बुक पढ़ता है। तो यहां पर ये पता चल गया, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है रीड्स। ठीक है, ही इज रीडिंग इन द रूम, यहां पर भी वह पढ़ रहा है। कहां पढ़ रहा है, इन द रूम। ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो है, क्योंकि आपको पढ़ना है कि क्या पढ़ रहा है, तो आपको पता ही नहीं चला। इसका मतलब ये यहाँ पे ये रीडिंग, रीड वर्ड जो है वो इंट्रांजिटिव है, लेकिन यहाँ पर वो पढ़ता है, क्या पढ़ता है, बुक पढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये बुक जो है वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस होता है। यदि आपको ये बातें समझ में आ गई हो तो एक्सरसाइज आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को जो है पहचानना है। बस यदि आपका ट्रांजिटिव वर्ब है तो आप ट्रांजिटिव वर्ब में शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए, यदि इंट्रांजिटिव वर्ब है तो आप इंट्रांजिटिव वर्ब का शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए। इसको देखिए पहचानेंगे कैसे, सिंपल सा है। आप क्या लगाइए, अब आपको वर्ब का हिंदी पता होना चाहिए। ड्रिंक मतलब पीना, क्या पीना, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, हमको पता ही नहीं चला। आई ड्रिंक मिल्क, मैं क्या पीता हूँ, मिल्क पीता हूँ। आपको रिप्लाई मिला, मतलब ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, आई इट, ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। और आई इट राइस, क्या खाता हूँ, चावल, रिप्लाई मिला, मतलब ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। दे ड्रिंक, क्या पीते हैं, नहीं पता चला, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। दे ड्रिंक मिल्क, दूध पीते हैं, तो मतलब ये आपका क्या पीते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसी तरीके से आप इन एग्जाम्पल्स को अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, जिसका भी नहीं समझ में आएगा। क्लियर है, लेकिन आप अपने से करने की कोशिश करिए। ठीक, चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास समझ में आ रहा हो तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट करके आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, शेयर कर दीजिए। जो भी बेसिक इंग्लिश ग्रामर जिसका कमज़ोर हो या आगे चलकर जो इंग्लिश पढ़ना चाहता हो, चाहे किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, वो ये ग्रामर बेसिक तरीके से पढ़ सकता है, समझ सकता है। क्लियर है, चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।